ओके जी, गुड इवनिंग। आज हमारे पास टाइम बड़ा कम है। कल कल मैंने ट्राई किया था सारे बेसिक्स कवर अप करने का, परसों भी और कल भी, दोनों क्लासेस में। लेकिन बावजूद उसके एक टॉपिक मुझसे मिस हो गया था, फाइनेंस कंपनीज और नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए। एक लाइन में अभी बोल देता हूँ, लेकिन वो डिटेल्ड नहीं होगा, वो कल करेंगे। आज का जो मेरा पहला एजेंडा रहने वाला है, आज हम करने वाले हैं कैश फ्लो का फॉर्मेट, जो इस पूरे चैप्टर का मतलब एक रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, इस पूरे चैप्टर का पिलर। वो आज वाला टॉपिक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट। अब कैश फ्लो के स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट है, जहां पे मैंने मिस की है कल, जो मैंने आप लोगों को नहीं कराया। मैंने क्या नहीं कराया था? फाइनेंस कंपनी और नॉन फाइनेंस कंपनी। एक लाइन में बता देता हूं क्या होता है। फाइनेंसिंग कंपनी वो होती है जिनका मेन काम फाइनेंस का ही होता है, पैसों का लेन देन, जैसे कि बैंक। सुन लो, जैसे कि बैंक, मुथूट फाइनेंस कंपनीज, ये सब चीजें। फाइनेंस कंपनी कौन सी होती है? जिनका मेन काम फाइनेंस से रिलेटेड होता है, जैसे बैंक। तो बैंक वालों को कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, देखो इंटरेस्ट मिलना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, क्योंकि इंटरेस्ट मुझे मिलता है मेरी इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट एसेट है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लेकिन अगर फाइनेंसिंग कंपनी को या बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो जिसने सुन लिया है उसको समझ में आ गया होगा। पूरा डिटेल में नहीं समझाया, एक एग्जांपल लेके समझा दिया। फाइनेंस कंपनी क्या होती है? जिनका मेन काम पैसों से रिलेटेड होता है, तो उनको कोई इंटरेस्ट मिलेगा तो उनको दुकानदारी में मिल रहा है। बैंक वालों को इंटरेस्ट मिलना नॉट अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फॉर बैंक्स इंटरेस्ट इज ऑपरेटिंग, वो तो उनकी दुकानदारी है, काम काज है। वो अलग बात है, बैंकों का प्रोडक्ट क्या है? बैंकों का प्रोडक्ट है पैसा। हमारा प्रोडक्ट क्या होता है? फर्नीचर, कपड़े, शूज, जो भी है। अभी मैं आ रहा हूँ फॉर्मेट पे। कल मैंने कैश फ्लो का फॉर्मेट कराया था। एक लाइन में पहले डिस्कस करते हैं कैश फ्लो का मतलब क्या होता है। एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड में, एक डेट से दूसरे डेट में कितना कैश का फ्लो हुआ है। वो फ्लो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। अगर मेरे पास पहले पैसा था, कल हमने देखा था कितना पैसा था कल? कल हमने एग्जांपल क्या देखी थी, कुछ याद है? कल पहले पैसा था 2 करोड़, और लास्ट बाद में कितना हुआ? नहीं यार, चलो जो भी है। कल हमने देखा था, समझ लो पहले मेरे पास पैसे हैं 5 रुपए, बाद में हो गए हैं 20 रुपए। पहले मेरे पास पैसे हैं 5 रुपए, बाद में हो गए 20 रुपए, तो मेरे पास चेंज आया 15 रुपए का। तो 15 रुपए होता है चेंजेस इन कैश, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में। तो जो ये 15 रुपए का चेंज आया है, ये कल वाली डिस्कशन हो रही है। तो जो ये मेरा 15 रुपए का चेंज आया है, वो 3 कैटेगरी में चेंज हो सकता है। एक बार फिर से, स्टार्टिंग में अप्रैल में मेरे पास 5 रुपए थे, एंड में 31 मार्च को मेरे पास 20 रुपए हैं, तो मेरे पास 15 रुपए बढ़ गए ना। इसको बोलते हैं कैश का फ्लो हुआ है, और ये कैश का फ्लो पॉजिटिव हुआ है, तो इसको बोलते हैं चेंजेस इन कैश, यानी कि इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज हुए। 5 से 20 हो गए तो 15 इंक्रीज हो गए। निहाल थोड़ा सा जाग जा भाई। तो 5 से 20 हुए, तो 15 रुपए का मेरा क्या हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज इन कैश। अब जो ये 15 रुपए हैं, दुकान में 15 रुपए एक्स्ट्रा आए हैं, वो 3 वजह से आ सकते हैं। या तो तुम्हारी दुकानदारी से रिलेटेड पैसा आया है, या तुमने कोई इन्वेस्टमेंट बेची है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी कि एसेट साइड से, या दूसरा लाइबिलिटी साइड से, तीसरा सॉरी लाइबिलिटी साइड से आपने कोई लोन लिया है। लोन लेना भी तो कैश का मिलना ही होता है ना। लोन लेना किस एक्टिविटी में जाएगा? फाइनेंसिंग में। मुश्किल वाला मैंने बता दिया। लोन लेना इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? तो फाइनेंसिंग का इनफ्लो है, तो ये 15 रुपए वो लोन का पार्ट भी तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। आप इस चैप्टर में पी एंड एल नहीं कैलकुलेट कर रहे, पी एंड एल कैलकुलेट करके अकाउंटेंट भैया चले गए शिमला घूमने, वो कैशियर को दे के चले गए अपना पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट, नेट प्रॉफिट। कहते मैंने पी एंड एल निकाल दिया, गवर्नमेंट ने या मेरे लिए जो रूल बने थे अक्रूवल बेसिस वाले, मैंने उसके अकॉर्डिंग पी एंड एल बना के मैं तो जा रहा हूं। पी एंड एल बनाने के बाद किसकी ड्यूटी स्टार्ट होती है? कैशियर की। उसने क्या बनाना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो वो कह रहा है कि यही कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो सिर्फ कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो देखना चाहता है, कभी भी प्रॉफिट या लॉस नहीं देखना चाहता। वो इनफ्लो एसेट को बेच के भी हो सकता है, वो इनफ्लो बैंक से लोन लेके भी हो सकता है, पब्लिक को डिबेंचर इश्यू करके भी हो सकता है। चीज समझ में आई? अब मुझे ये फाइंड आउट करना है सच में, जो ये 15 का इनफ्लो है, ये 15 का इनफ्लो, कितना इनफ्लो इसमें से दुकानदारी में से आ रहा है, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से, कितना एसेट्स को बेच बाच के आ रहा है, और कितना फाइनेंसिंग से आ रहा है। 15 आ रहा है टोटल, ये पता लग गया तीनों एक्टिविटी का टोटल।
कुल मिला के 15 होना चाहिए। चाहे तो किसी एक्टिविटी का आंसर माइनस में भी हो सकता है। सर कैसे? पहली एक्टिविटी हुई है 20 रुपीज प्लस में, पहली एक्टिविटी हुई 20 रुपीज प्लस में, दूसरी एक्टिविटी हुई है 12 रुपए माइनस में, ठीक है, और तीसरी एक्टिविटी हुई है 7 रुपए प्लस में। तो बताना इसका आंसर क्या बन रहा है, एक बार देखना इसका आंसर देखना। 15 बन रहा है, मैंने डाटा जो लिया है। किसी ने किया है कैलकुलेट? सच में 15 बन रहा है, तो 15 का चेंज हुआ है। इसका मतलब है मेरे ऑपरेटिंग में, ये चेयर पड़ी तो है, वो देखो वो टूटी हुई होगी, बैठ जा, नहीं तो उस पर बैठ जा, फट्टा टूटा हुआ है बस एक चेयर का। तो एक एक्टिविटी से मेरे पास आए हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 20 रुपीज प्लस में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 12 रुपए माइनस के गए हैं, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 7 रुपए प्लस के आए हैं। तो टोटल हो गया 15। हमारी कंपनी इसी 15 की बात कर रही है कि टोटल कंपनी में 15 का चेंज हुआ है। वो चेंज 3 एक्टिविटी से हो सकता है, तीनों एक्टिविटी में से किसी में प्लस भी हो सकता है, किसी में माइनस भी। ये चीज समझ में आ गई? तो इसकी कल हमने शॉर्ट समरी कल पहले ही देखी थी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना पैसा आया था? 50,000, गया था 21,000, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आया 29,000 रुपए। सेम ऐसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती थी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या एसेट से रिलेटेड, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों। फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती थी लाइबिलिटी साइड से रिलेटेड, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल आ जाएगी या लोन आ जाएंगे, लेकिन लोन लॉन्ग टर्म होने चाहिए, नॉन करंट वाले, शॉर्ट टर्म वाले नहीं। क्योंकि करंट लाइबिलिटी वाले जो लोन होते हैं ना, बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो दुकानदारी का पार्ट होता है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर किसी को मुश्किल लगा, मैंने डिबेंचर इशू की है, डिबेंचर इशू की है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। डिबेंचर मेरा लोन होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने लॉन्ग टर्म लोन लिया बैंक से, लॉन्ग टर्म लोन, सेम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने बैंक वालों से कैश क्रेडिट लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? बैंक ओवरड्राफ्ट। आप इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में कहते थे मेरे करंट लाइबिलिटी के शॉर्ट टर्म बोरोइंग में जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो मेरे पास है, करंट लाइबिलिटी का शॉर्ट टर्म बोरोइंग आता था, तो ये करंट लाइबिलिटी है, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है। तो इसका जो हेड बनेगा वो बनेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपके लिए लोन होता है, लॉन्ग टर्म लोन, और डिबेंचर भी लोन है, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले जो लोन है वो जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो एक बार के लिए क्लियर कट मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सारा दुकानदारी से रिलेटेड आएगा, और शॉर्ट टर्म लोन भी उसी में आएंगे। नहीं यार, चेंज कर दिया, आखिरी के ना 20-25 सेकंड भूल जाओ, गलत बोल दिया मैंने। पहले रूल बदल गए ना, सॉरी, मैं पुराने जमाने में खोया हुआ था। जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये भी लोन है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। एक बार के लिए पिछला 1 मिनट ब्रेन वॉश कर लो। लोन कोई भी है, शॉर्ट टर्म चाहे लॉन्ग टर्म, एक बार फिर से बोलना मेरे साथ, लोन चाहे शॉर्ट टर्म, चाहे करंट लाइबिलिटी या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी, चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट चाहे डिबेंचर, ऑल आर कमिंग इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सिंपल, लोन सारे। मैंने गलती से पहले क्या बोल दिया था वो गलती बता देता हूं। पहले मैंने बोल दिया था शॉर्ट टर्म वाले लोन ऑपरेटिंग में है, गलत है। सारे तरह के लोन, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, करंट हो, नॉन करंट हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, डिबेंचर हो, टर्म लोन हो, सारे के सारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब हम सीधा लॉन्ग फॉर्मेट पे आ रहे हैं जो हमारे इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। इसके लिए सबसे पहले आपको पी एंड एल फॉर्मेट आना चाहिए, इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस। पी एंड एल वाले ने जो फॉर्मेट बनाया था, क्या वो गलत बनाया था? किसी को याद है? सही बनाया था। उसका बेसिस अलग था। क्या बेसिस था? मतलब उसने टोटल इनकम में, उसने टोटल इनकम में कैश इनकम भी प्लस करी है, क्रेडिट इनकम भी प्लस करी है, यानी कि नॉन कैश। सेम ऐसे ही जो उसने एक्सपेंसेस माइनस किए, कितने टाइप के खर्चे होते थे? 7 तरह के खर्चे होते हैं। उसने सारे खर्चे माइनस किए हैं, ये भेदभाव नहीं किया कि वो हमने पे कर दिया कि नहीं किया। उसने कैश वाले खर्चे भी माइनस किए हैं और नॉन कैश वाले खर्चे भी माइनस किए हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है पॉइंट नंबर 6। उसने डेप्रिसिएशन को खर्चा समझ के माइनस किया है, लेकिन मैंने आपको कल और परसों वाली क्लास में समझाया था कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। क्या डेप्रिसिएशन तो किसी मशीन की वैल्यू में कमी आना, यानी पुरानी हो गई, घिस गई, उसको बोलते हैं। तो बिजनेस के लिए तो लॉस है, तो लॉस है तो पी एंड एल वाले अकाउंटेंट ने लॉस समझ के माइनस कर दिया।
हाँ तो उसने एसेट को बैलेंस शीट में लिखा होगा ना, पी एंड एल में थोड़ी लिखते हैं हम एसेट को। तो पी एंड एल में खर्चा भी तो लिखना पड़ेगा ना कभी। उसने एसेट में लिखा तो एसेट का थोड़ा थोड़ा खर्चा डेप्रिसिएशन के रूप में पी एंड एल अकाउंट में दिखाना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट पूरे खर्चे को एक ही बार माइनस नहीं करने देती, आपका टैक्स नहीं बनता फिर। तो ये जो खर्चा सिक्स्थ वाला पी एंड एल अकाउंट में माइनस कर दिया गया, क्योंकि इससे कोई कैश तो गया नहीं अब, तो वो हम इस खर्चे को ऐड कर देंगे, क्योंकि आपने वो वाला खर्चा माइनस कर दिया जिससे कैश नहीं गया। पी एंड एल अकाउंट ने तो सही बनाया कि एक्रूवल है या जो भी है, तो नेट प्रॉफिट आता है मेरे पास सारे खर्चे माइनस करने के बाद, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसके बाद ना मैं प्रॉफिट का जो क्या कहते हैं, प्रॉफिट का जो मैं ट्रीटमेंट करता हूँ 4 तरीकों से करता हूँ। सबसे पहले जितना मेरे पास प्रॉफिट बचा है मैं उसकी एप्रोप्रिएशन करता हूँ। पार्टनरशिप में करते थे हम सेम ये एप्रोप्रिएशन। उस प्रॉफिट का क्या करता हूँ, या तो मैं डिविडेंड बांट देता हूँ दो तरह के, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड जो हर साल बांटते हैं, इंटरिम डिविडेंड जो साल के बीच में बांटते हैं। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा प्रॉफिट कमाया साल के बीचों बीच, हमारी दिवाली बड़ी अच्छी गई जी, तो कंपनी ने कहा चल यार और डिविडेंड बांट दो शेयर होल्डर को, तो दो तरह के डिविडेंड वो अपने प्रॉफिट में से माइनस कर देती है, क्योंकि बांटने हैं हमने। सेम ऐसे ही कुछ पैसा वो अपने प्रॉफिट में से रिजर्व के तौर पे बचा के रख लेती है, किसी को बाहर दिए नहीं, बचा के रख लिए, लेकिन प्रॉफिट में से एक बैंक में से निकाल के दूसरे बैंक में डाल दिए। प्लस जो हमारा टैक्स बनता है, टैक्स मेड, जो एक साल का मेरा टैक्स बन रहा है इस साल का, उसको भी माइनस कर देती है एक्रूवल बेसिस के अकॉर्डिंग। भरे ना भरे वो अलग बात है, बन इतना रहा है टैक्स। ये सारे चार चीजें अपने प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं, तो हम जिसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये वाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अकाउंटेंट कैलकुलेट करके किसको सौंप के चला जाता है, कहने के लिए कैशियर को। वैसे प्रैक्टिकली लाइफ में वही अकाउंट डिपार्टमेंट ही पी एंड एल बना रहा होता है, वही अकाउंट डिपार्टमेंट ही कैश फ्लो बना रहा होता है, क्योंकि सारा कुछ उसको पता है। हमारे लिए थोड़ा समझने के लिए मैंने चेन थोड़ी सी लंबी बना दी। तो अकाउंटेंट ये 45,000 का प्रॉफिट निकाल के किसको दे गया, कैशियर को, कि अब आप कैश फ्लो बनाते रहना। अब कैश फ्लो कैशियर के पास दो चांसेस हैं, या तो सारा सिंपल बनाए, सारे इनफ्लो दोबारा से ले, उसमें से आउटफ्लो कर ले माइनस, तो चेंजेस निकल के आ जाएगा। पूरा दोबारा फॉलो करो जैसे अकाउंटेंट ने किया था। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ऐसे सीधा चलना। लेकिन यहाँ पे सीधा नहीं चला जाता, कहते यार ज्यादातर आइटम है तो ठीक है ना, जो 45,000 तुम मुझे लास्ट सौंप के गए हो, कौन किसको बोल रहे हैं, कैशियर अकाउंटेंट को। वो कह रहा है यार मैं इसी से ही प्रीवियस पीछे जंप कर लेता हूं, पीछे जंप करते करते बिल्कुल एंड तक चला जाता हूं। जो जो आपकी नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, जो आपने माइनस कर दिए, मैं उसको प्लस कर दूंगा। ठीक बोल रहा हूं मैं। जो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचते पहुंचते आपने खर्चे माइनस किए नॉन कैश वाले, जिससे कैश नहीं गया, तो सिर्फ मैं उन्हीं को चेंजेस कर दूंगा यार। बाकी खर्चे तुमने भी माइनस करने थे कैश वाले, मैं भी करूंगा, तो मैं सारा डायरेक्ट मेथड क्यों करूं। तो ये कहता है कि मैं काम करता हूं 45,000 तक पहुंचते हुए आपने खर्चों को माइनस किया था। सर कैसे माइनस किया था, देखो प्रॉफिट कैसे पहुंचता है मेरा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑल इनकम माइनस ऑल एक्सपेंस। उस एक्सपेंस में अगर आपने नॉन कैश वालों को माइनस कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए, कैशियर के हिसाब से वो उसको प्लस कर लेगा। सेम ऐसे ही मुझे बताओ, उसने इनकम में भी नॉन कैश इनकम को प्लस कर लिया होगा, क्रेडिट वाली इनकम को भी प्लस कर दिया। क्या कैशियर क्रेडिट वाली इनकम को प्लस करता है, सोच के देखना। कैशियर कैश फ्लो के लिए क्रेडिट इनकम को प्लस करेगा, लेकिन जो उसके पास पी एंड एल पहुंचा है 5 पेजेस का 10 पेजेस का, उसमें तो क्रेडिट इनकम प्लस हो चुका है। क्या उसने गलत किया, उसने गलत नहीं किया, दोनों की ड्यूटीज अलग अलग थी। तो वो क्या करेगा, क्रेडिट इनकम को माइनस कर देगा। तो इस हिसाब से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि कैश फ्लो का स्टेटमेंट बना के दिखाओ इनडायरेक्ट मेथड से, AS3 से। पहले 3 क्वेश्चन आएंगे सबसे ज्यादा वाइवा के, इनडायरेक्ट मेथड का, AS3 का, और एक कैश और कैश इक्विवेलेंट की आइटम्स पूछी जाएंगी। ठीक है जी। अब मुझे जो चेंजेस निकालने हैं, इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश, वो 3 कैटेगरी में निकालना है, जिसमें थोड़ा एक्टिव हो जाओ। 3 कैटेगरी में निकालना है, सबसे पहला, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा फाइनेंसिंग। पहला ऑपरेटिंग, दूसरा, तीसरा फाइनेंसिंग। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि एक साल से दूसरे साल में कितना चेंज आया। वो चेंज गवर्नमेंट कह रही है, एएस कह रहा है, 3 हिसाब से निकालना, दुकानदारी के, एसेट के, लाइबिलिटी के। दुकानदारी ऑपरेटिंग, एसेट नॉन करंट एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और लोन वगैरह लाइबिलिटी साइड फाइनेंसिंग। अब यहां से शुरू होता है सिलसिला। कह रहे हैं आखिरी कहां पे छोड़ के गए थे आप हमें, आखिरी आप हमारा साथ छोड़ के गए थे यहां पे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। जो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हमने ये 4 चीजों का एप्रोप्रिएशन किया था ना,
याद है 4 चीजों का एप्रोप्रिएशन किया था। एप्रोप्रिएशन याद रखना, अगर किसी के पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं विद थ्योरी, एप्रोप्रिएशन होती है हमेशा मालिकों में। सबसे पहले बाहर वाले खर्चे पे कर दो। 7 तरह के खर्चे क्या मैंने सच में पे कर दिए? देखना यहाँ पे 7 तरह के खर्चे माइनस कर दिए। तो ये 7 तरह के खर्चे होते हैं आउटसाइडर से रिलेटेड। P&L के चैप्टर में पढ़ते थे हम, पहले चैप्टर में फंडामेंटल में। पहले इसने आउटसाइडर से रिलेटेड सारे खर्चे माइनस किए और मालिकों को बोल रहा है लो भैया आपके लिए मैंने 83,000 कमा के दिए। फिर मालिक आपस में 83 का 83 नहीं बांटते, कुछ बांट लेते हैं डिविडेंड के रूप में, कुछ बांट लेते हैं टैक्स के रूप में, कुछ बांट लेते हैं रिजर्व के तौर पे रख लेते हैं। तो एप्रोप्रिएशन नॉर्मली किसके लिए की गई? 3 तरह की एप्रोप्रिएशन की गई, मालिकों के लिए और एक गवर्नमेंट के लिए। तो जो बच गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से अपना सिलसिला शुरू करना है। कहां से शुरू करेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। करते करते देखो ऐसे ऊपर जाएंगे, ऊपर यानी कि रिवर्सल में जाएंगे। मुझे वो चीजें देखनी है जो इसने नॉन कैश वाली करी हो। टैक्स देने के बाद नहीं देते डिविडेंड? नहीं, इसमें इकट्ठा है, इसमें एप्रोप्रिएशन में लिया हुआ है। वैसे टैक्स के बाद कर सकते हो तो आप इसमें टैक्स को पहले लिख लो। ये लो 83,000 है, माइनस लिख दो टैक्स मेड, यहां से हटा दो। बात तो एक ही है, बात एक ही बनेगी। टैक्स बन कितना रहा है वो उतना का उतना आएगा। तो उन्होंने अलग अलग ना करने के बजाय ना 1 आइटम ऊपर 3 आइटम्स नीचे, उन्होंने चारों को इकट्ठे डाल दिया एप्रोप्रिएशन में। तो अब मुझे 45,000 से शुरू करके पहले तो पीबीटी तक जाना है। अब स्टार्टिंग वाला प्रोसेस सोचो, हम पीबीटी में आए थे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और उसमें से हमने टैक्स मेड माइनस किया और 3 चीजें माइनस की। अब इन चारों चीजों में से आपने क्या छांटना है? मैं आपको फिल्ट्रेशन की एक जॉब दे रहा हूं। एक तो ये छांटो इसमें से क्या क्या कैश में नहीं गया, दूसरा ये छांटो इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मैं जो कैश फ्लो का फॉर्मेट शुरू कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 1 देखना, कैश फ्लो का पॉइंट नंबर ए, मैं पहले कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का देखना चाह रहा हूं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जब मैं देखना चाहता हूं तो इसमें अगर कोई इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की आइटम माइनस कर दी है उसको हटा देना, कोई नॉन कैश वाली हो उसको हटा देना। पूरे चैप्टर में यही 2 पॉइंट है जिसको हमने हटाना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कर क्या रहा हूं? कैश फ्लो देखना चाह रहा हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का देखना चाहता हूं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आना चाहिए। दुकानदारी वाला, तो अगर आपने जब P&L बनाया था, क्या P&L वाले ने देखा था ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है? P&L ने देखा था क्या इनकम है क्या खर्चे हैं, बस। उसने 3 कैटेगरीज नहीं बनाई ना। अब मैं 3 कैटेगरी में कैश फ्लो बना रहा हूं, पहली कैटेगरी बना रहा हूं ऑपरेटिंग, तो इसमें ऑपरेटिंग वाली आइटम्स लूंगा ना। लेकिन मेरा P&L में तो तीनों एक्टिविटीज हैं। मुझे बताओ जब मुझे ऑपरेटिंग निकालना है तो तीनों में से 2 एक्टिविटी को साइड कर देना। कौन कौन सी? फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग, क्योंकि उसको मैं उसकी एक्टिविटी में लिखूंगा, उसके घर पे। तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से मैंने हटाना है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को हटाना है। क्यों? क्योंकि उसके लिए अलग अलग हेड बने हुए हैं, पॉइंट नंबर बी और सी, उसको उसमें डालूंगा। तो देखा जाए अल्टीमेटली मुझे किसको हटाना है? नॉन कैश वाली को। तो सबसे पहले देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लिया। हमारे क्वेश्चन में क्या बन रहा था? 45,000 था, वो अभी लास्ट में 45,000 था। अब इसमें पहले तो मुझे बताना 45,000 तक पहुंचते हुए वो 4 चीजें माइनस हुई थी या प्लस हुई थी? माइनस हुई थी ना। तो सबसे पहले फिर उनको ऐड करो दोबारा से, चारों आइटम्स को। सबसे पहला प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, इसको तो कंबाइंड पढ़ा जाता है। आपको पता है इन दोनों को क्यों ऐड करवाया जा रहा है? क्योंकि हम कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिविडेंड जो मैं पे करता हूं वो करता हूं अपने शेयर होल्डर को शेयर कैपिटल के ऊपर। सोच के देखो, डिविडेंड का मतलब होता है जिसने कंपनी में शेयर कैपिटल लगाई, पैसा लगाया, उसको प्रॉफिट बांटूंगा। जिसने जितने शेयर खरीदे उसको उतना प्रॉफिट बांटूंगा। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड या शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल किस एक्टिविटी का पार्ट है? सोच लो, कोई नहीं, 5 सेकंड। शेयर कैपिटल किस एक्टिविटी का पार्ट है? क्या पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी बनानी है? कहता नहीं। पूरे कैश फ्लो, पूरा बोला तभी, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या मुझे फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनानी है? तो फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बनानी है तो जो उसकी एक्टिविटी की आइटम्स है उसमें डालना। तो यहां से इसलिए मैं इसको ऐड बैक कर रहा हूं। यहां पे ऐड बैक करने का मतलब है कैंसिल कर रहा हूं। मेरे पास क्या पहुंचा था? P&L अकाउंट। P&L अकाउंट ने क्या 3 एक्टिविटी बांटी थी? P&L अकाउंट ने तो सिंपल देखा, ऑल इनकम्स, बोलना आगे, माइनस क्या आ गया था? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसने माइनस कर दी 4 एप्रोप्रिएशन, पैट आ गया। अब जो 4 आइटम है उसने माइनस किए हैं, मतलब ओरिजिनली वो गलत तो नहीं था। कैश फ्लो के रूल्स अलग हैं, तो मुझे कैश फ्लो के रूल्स को फॉलो करने के लिए
क्या करना पड़ेगा, कहते पहले तो कैश फ्लो ना एक फॉर्मेट में मत बनाना, एक फॉर्मेट यानी कि एक कैटेगरी में मत बनाना, 3 कैटेगरी में बनाना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो जो 4 आइटम्स आप ऊपर माइनस करके आए थे एप्रोप्रिएशन की, उसमें ना कुछ कुछ आइटम्स ऑपरेटिंग की थी ही नहीं, तो ऑपरेटिंग की नहीं थी तो 45,000 में पहले उसको कैंसिल करो। आपने ओरिजिनल क्या किया था, माइनस 4 चीजों को, अब कर दो प्लस। सबसे पहले तो डिविडेंड वाली आइटम्स को प्लस करो। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड जो होता है ना, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड सच में तो पैसा गया है, सच में मैंने डिविडेंड बांट दिया, ठीक है। परसों मैंने कहा था सच में बांटा नहीं, बांटना है, आज मैं सही वाला करा रहा हूं। मैंने प्रपोज डिविडेंड होता है जो हर साल 31 मार्च को बांटता हूं, इंटरिम डिविडेंड जो साल के बीच में बांटता हूं। मैंने सच में पैसा शेयर होल्डर को दे दिया। मुझे बताना कंपनी की तरफ से पैसा आया कि गया है? क्या सच में पैसा गया है? मैंने कहा बांट दिया, सच में बांट दिया, पैसा गया। डिविडेंड किसको बांटता हूं, शेयर होल्डर को, शेयर कैपिटल के ऊपर। किस एक्टिविटी का होना चाहिए? तो इसको देखो, अब नीचे आओ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या इन्होंने माइनस की है। हम क्वेश्चन, अगर मैं पूरा कैश फ्लो देखूं तो उसमें तो फाइनेंसिंग बन रहा है, फाइनेंसिंग में ढूंढो कहीं पे डिविडेंड पेड्स हैं। ये वाला टिक लगता है आपको, देखना ये वाला टिक मारो, डिविडेंड पेड, क्योंकि भैया डिविडेंड पेड पैसा गया है जो अकाउंटेंट ने माइनस किया था ना। अब सुन लो एक बात, अकाउंटेंट ने जो प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड माइनस किए थे वो ठीक किए थे, P&L में गलत नहीं थे, लेकिन वो भैया ऑपरेटिंग के पार्ट नहीं है। किसके पार्ट है? तो उसको ऑपरेटिंग से हटा के फाइनेंसिंग में डालो, इसलिए हम ऑपरेटिंग में कैंसिल कर रहे हैं। ओरिजिनली हमने माइनस किया था तो कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो जैसे ही मैंने ऑपरेटिंग में प्लस कर दिया, फिर पैसा तो चला गया है, तो कैश फ्लो में तो माइनस होना चाहिए, तो माइनस होना चाहिए उसके अपने कैटेगरी के अंदर, इसलिए यहाँ पे डिविडेंड पेड को मैंने यहाँ पे माइनस किया है। ये डिविडेंड के साथ में लिखेंगे प्रपोज एंड इंटरिम बोथ, प्रपोज और इंटरिम डिविडेंड, सभी का लॉजिक अल्टीमेटली है नहीं। अच्छा लास्ट में लिखा ही हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है यार लास्ट में प्रपोज और इंटरिम। अब अल्टीमेटली मैं आपको सही बात बताऊं, आने वाली पूरी क्लास में बार बार लॉजिक यही दो निकलने वाले हैं। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग तो इतने बच्चों वाले हैं ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। हार्ड पार्ट इसमें ऑपरेटिंग वाला है, हार्ड पार्ट ऑपरेटिंग वाला है, वो तो है ही है। उसका जो मेन हार्ड पार्ट है, जो मैंने अभी पिछले 5 मिनट समझाया ना, क्यों मैं इसको प्लस माइनस कर रहा हूं, मेन हार्ड पार्ट वही है। अगर आपको P&L नहीं आया, फिर आपको कैश फ्लो का रट्टा ही मारते रहोगे। एक बार फिर से हम बात करते हैं P&L कैसे बना था। सबसे पहले ऑल माइनस ऑल, क्या आया था, पीबीटी। पीबीटी में से क्या 4 माइनस किए थे, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में पहली 2 आइटम थी डिविडेंड्स, इंटरिम और प्रपोज्ड। डिविडेंड पे कर दिए तो P&L में भी माइनस होना चाहिए था, तो P&L ने किया था, याद है। पीबीटी में से चारों एप्रोप्रिएशन माइनस किए थे, ठीक था। लेकिन हम क्या अभी कैश फ्लो में कौन सी एक्टिविटी बना रहे हैं, ऑपरेटिंग। क्या डिविडेंड पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है? तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से इसको कैंसिल कर दिया। तो जो मैं ये प्लस कर रहा हूं ना, ये जो मैं प्लस कर रहा हूं, ये मैं कोई ओरिजिनल ट्रीटमेंट नहीं कर रहा। अगर आपको ये भाषा मेरी समझ में आती है, ये बात समझ में आती है, तो आप समझ लेना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। यहां पे ये प्रपोज डिविडेंड को कोई प्लस नहीं किया जा रहा, कोई ओरिजिनल आइटम नहीं है जिसकी मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं। ये कह रहा है 45,000 में ना ये माइनस हो चुका था, तो मैं उसको कैंसिलेशन करके उसकी अगली कैटेगरी में, अगर तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की 3 कैटेगरीज ना होती, सेम P&L की तरह होता कि आप सिंपली कैश फ्लो निकालो, तो मैं इसका कुछ भी ना करता इंटरिम प्रपोज डिविडेंड का। अल्टीमेटली अब देख लेंगे कितने परसेंट बच्चों को समझ में आया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में अल्टीमेटली पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट को एज अ होल देखना, कैटेगरी वाइज मत देखना। क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रपोज्ड और इंटरिम डिविडेंड का सही मायने में कुछ हुआ है? नहीं हुआ। क्यों? कौन कह रहा है नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक है, पहले प्लस हो गया बाद में माइनस। क्या सच में कुछ हुआ है? एट द एंड मैंने जब चेंजेस इन कैश निकालना है, वो तो ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंसिंग प्लस इन्वेस्टिंग निकालना है। एक बार प्लस था, एक बार माइनस था। सर इसकी कोई देसी एग्जांपल देना, जैसे आप लेते हो बेटा ये है मेरा घर, मेरे घर में है 4 कमरे, चलो 3 कमरे हैं, कमरे नहीं बने अच्छे से, एक कमरा ये है, चलो एक बड़ा कमरा। मैंने क्या किया, यहां से अपने मेंबर को, ये मैंने चिंकी बनाई, ये चिंकी है, ठीक है। चिंकी, तो चिंकी कह रही है जी भैया
कि मेरे को इस बड़े रूम में नहीं सोना, मेरे को डर लगता है, बड़ी ठंड लगती है, तो हमने चिंकी को इधर भेज दिया। चिंकी यहाँ से डिलीट हो गई, शिफ्ट हो गई, और इस घर में, इस वाले कमरे में चिंकी आ गई। क्या चिंकी आज भी उसी घर में रह रही है? क्या चिंकी, क्या हमारे घर में कोई मेंबर प्लस हुआ है? क्या हमारे घर में कोई मेंबर माइनस हुआ है? तो इसका मतलब क्या हुआ? कैश फ्लो स्टेटमेंट में यही तो किया। 3 कमरे कौन से हैं? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग में आपने उसको प्लस कर दिया, फाइनेंसिंग में माइनस कर दिया, इंपैक्ट बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि डिविडेंड आपका सच में गया था, खर्चा हुआ था, तो P&L अकाउंट में होना चाहिए था। हम बस हमने ऑपरेटिंग में इसलिए प्लस किया क्योंकि उसका जो अपना घर है वो फाइनेंसिंग बनता है। अल्टीमेटली एक लॉजिक ये है। दूसरा लॉजिक कैंसलेशन का होगा, नॉन कैश वाला। तो अगली एग्जांपल पे आते हैं। पहली 2 को प्लस किया, पता चल गया। अच्छा, यहाँ पे रीजन भी लिखा हुआ है, बिकॉज ये दे होगा, दे बिलोंग्स टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये लो जी, आपके सामने, आपके साथ रीजन भी लिखा ही हुआ है, हेल्प मिल जाएगी आपको। अब बात करते हैं, इधर देखो, अब बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स को क्यों ऐड किया। प्रोविजन फॉर टैक्स यानी कि ये टैक्स है, ये भी तो खर्चा ही है ना। ये प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है क्योंकि अभी ना मुझे पता नहीं है मैंने कितना पे किया, मुझे ये नहीं पता क्या टैक्स पेमेंट ऑपरेटिंग का पार्ट होना चाहिए, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का। सोच लो 5 सेकंड, जबरदस्ती, जल्दी मत जवाब देना। फाइनेंसिंग का पार्ट होना चाहिए। महा वाहियात, महा गलत आंसर। और कोई? ऑपरेटिंग का कोई रीजन बता दो। क्योंकि टैक्स मेरा दुकानदारी में जाता है ना, प्रॉफिट कमाएंगे तो टैक्स जाएगा। ये कौन सी फाइनेंसिंग, प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे फाइनेंसिंग का पार्ट हो गया? फाइनेंसिंग में मैंने कल 2 लिखवाए थे, या तो शेयर कैपिटल या वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वगैरह, या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह। टैक्स मेरा कहीं से लिया गया लोन नहीं है, ये मेरे बिजनेस में होने वाला खर्चा है। तो फिर सर टैक्स जो खर्चा है, इसके दोनों एंगल सोचना। P&L के एंगल से सोचो, क्या टैक्स जो खर्चा है P&L अकाउंट में माइनस होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्यों होना चाहिए? क्योंकि खर्चा है। तो सर ये P&L में हमने माइनस कर तो दिया था, फिर यहाँ पे ये वाला टैक्स हमने, ये सारे लेस वाली आइटम्स है ना, एप्रोप्रिएशन, तो जब माइनस कर दिया था, और ये आप कह रहे हो टैक्स है भी बिजनेस का ऑपरेशनल पार्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नहीं वो भी नहीं है। हाँ, अभी हमें ये नहीं पता कि हमने पे कितना की है। मेड का मतलब है टैक्स बन रहा है इतना, 20,000। शायद हो सकता है अभी पहले साल मैंने 5,000 पे किया, वो मेरे पास है नहीं, मैं अगले साल 15 और पे कर दूंगा। तो टैक्स मेड और पेड अलग अलग होते हैं। परसों याद है, बहुत बार समझाया था। मेड मतलब मेरे 1 साल का कितना टैक्स बन रहा है। तो सर अगर मेरा टैक्स बन रहा है, क्योंकि ये मेड है ना, मेड अलग होता है, पेड अलग। हम इसको इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि अभी पता नहीं मैंने पे कितना किया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ना सबसे एंड में माइनस कर दूंगा जो पेड होगा। वैसे तो सही मायने में उसको इधर ही कर देना चाहिए था, इधर इसलिए नहीं किया क्योंकि हम इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। अब अगर आप इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सबसे एंड देखोगे ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सबसे एंड ये आ गया जी, टैक्स पेड लेस कर रहे हैं क्योंकि पैसा जा रहा है। देखना मिलता है ये आपको टैक्स पेड, एक आध पेज के बाद मिल जाएगा। कोई है जिसको सच में रीजन क्लियर हुए हैं कि टैक्स मेड को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही प्लस किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही माइनस किया है? क्योंकि टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। P&L ने एक्रूअल बेसिस के हिसाब से, P&L ने एक्रूअल बेसिस के हिसाब से माइनस कर दिया। कहता मेरे को पेमेंट से लेना देना नहीं होता, एक्रूअल बेसिस का मेन फंडा तो यही होता है ना। एक्रूअल बेसिस कहता है पे किया नहीं किया, रिसीव किया नहीं किया, जो बन रहा है मैं तो वही लिखूंगा। तो P&L वाले ने, अगर आप ऊपर देखोगे ना एप्रोप्रिएशन में, टैक्स मेड माइनस किया, भैया इतना टैक्स बन रहा है, पे ना करो ना करो, करो जितनी मर्जी, मेरी कोई सिरदर्दी नहीं है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग वाले की। ऑपरेटिंग आएगा पहले जितना आपने मेड वाला, ठीक है, माइनस किया ना P&L में, पहले उसको कैंसिल करके प्लस करो। और जितना मैंने सच में पे कर दिया मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही माइनस करूंगा, लेकिन सबसे एंड में। देखना आया समझ? नहीं समझ आया तो प्लीज मेरे से डाउट पूछो, बाकियों का भी दिमाग खुलेगा अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया। सोचो अभी तो मैं कैश फ्लो के पहले स्टेप पे हूं। आ गया समझ? मुझे बताओ P&L वाले ने टैक्स मेड का क्या किया था? टैक्स कौन सा माइनस किया था, मेड या पेड? क्या P&L को टैक्स पेमेंट से कोई लेना देना होता है? नहीं होता। उसने टैक्स मेड माइनस किया, क्या P&L के अकाउंटेंट ने सही किया था? क्योंकि उसके ऊपर ड्यूटी है एक्रूअल बेसिस की, बिल्कुल ठीक है। अब हम आते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी ने पहले, सबसे पहले कहता जितना आपने टैक्स माइनस किया है सारा का सारा ऐड कर दो, क्योंकि वो तो मेड था, ऐड कर दिया। फिर कहता टैक्स ऑपरेटिंग का ही पार्ट है, लेकिन मैं सबसे एंड में यार माइनस करूंगा। ये एएस वालों ने फॉर्मेट बनाया, मेरा बनाया हुआ नहीं है। मैं तो उनकी बातें तुम्हारे तक पहुंचा रहा हूं थोड़े लॉजिक में, कहीं तुम मुझे गाली दो, इतना बड़ा फॉर्मेट भैया मैंने नहीं बनाया, ध्यान से देख लेना।
उल्टा मैं तो मीडियोकर होके आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है सर, थैंक यू। उसके बाद चौथी आइटम क्यों ऐड करी इन्होंने, ट्रांसफर टू रिजर्व। पी एंड एल वाले ने ट्रांसफर टू रिजर्व इसलिए माइनस किया था कि प्रॉफिट का कुछ पार्ट मैं अपने दूसरे अकाउंट में रख रहा हूं। याद है मैंने इस जेब से पैसे निकाले थे, दूसरी जेब में डाले थे परसों डेमो में। क्या सच में मेरे कैश दुकान के बाहर गया था? क्या मैंने सच में किसी को पेमेंट करी? ये ट्रांसफर टू रिजर्व इसीलिए प्लस किया जा रहा है क्योंकि ये नॉन कैश आइटम थी, नॉन कैश आइटम। इसमें सच में कैश गया ही नहीं था, तो जब सच में कैश गया नहीं तो पी एंड एल ने माइनस क्यों किया? उसने तो एक्रूअल बेसिस के हिसाब से कर दिया, तो मैं उसको कैंसिल कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसमें सच में कैश नहीं गया, ये कैश अभी भी दुकान में है। तो जब दुकान में कैश है जिसको आपने माइनस किया हुआ है तो प्लस ही करोगे ना यार। तो ये मेरे पास क्या बन के आ जाएगा, प्रॉफिट। अभी इसको इनकम टैक्स रिफंड को इग्नोर करना, ठीक है। तो मेरे पास बन के आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये मेरी 45,000 वाली कहानी दोबारा से 83,000 पे आके खड़ी हो गई। ठीक, मैंने 4 आइटमें कौन सी ऐड की हैं? 2 ही लॉजिक है यार, सही बताऊं तो अल्टीमेटली 2 ही लॉजिक हैं। आपने 4 आइटमें क्यों ऐड करी? या तो वो तो नॉन कैश थी या वो नॉन ऑपरेटिंग थी। सर नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है? जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग का पार्ट है। बड़े सारे टीचर, सही बात बताऊं, देखो यार ये वाले मैंने तो काम ना सारा कुछ प्रैक्टिकली किए हुए हैं। हमने तो यार ये सारे कैश फ्लो कुछ फ्लो कंपनी की ऑडिट्स कर रखी है। आप सोचो 500 करोड़ वाली कंपनियों की ऑडिट कर रखी है मैंने तो। आप जितना मर्जी कर लेना, राजपुरा में बड़े सारे टीचर्स, बड़े सारे फैकल्टीज आपको मिल जाएंगे जो एक लाइन ये नहीं समझा पाते। एक टाइम पे मैं भी नहीं समझा पाता था कि नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को ऐड क्यों कर रहे हैं। नॉन कैश तो सिंपल है क्योंकि उसमें कैश नहीं गया। नॉन ऑपरेटिंग को समझाने की एक कला क्या है, सिंपल यार। नॉन ऑपरेटिंग, वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है तो किसका पार्ट होएगा? तो ये है रीजन, इतना सिंपल रीजन है, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग है। तो नॉन ऑपरेटिंग है तो इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगी या लाइबिलिटी फाइनेंसिंग का पार्ट होगी। तो वो आइटम आएगी कैश फ्लो में लेकिन दूसरे कमरों में आएगी। ठीक, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंच गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक समझ रहे हो आप? पी एंड एल के साथ विजुअलाइज करना। जो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा पहुंचे है ना, इसका मतलब ये है यहां तक मैंने 7 खर्चे माइनस कर दिए। ओरिजिनल इस पे आओ, ये देखो ओरिजिनल पीबीटी पे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कब आता है? ऑल इनकम माइनस ऑल एक्सपेंसेस। मेरा ये पीबीटी कब आता है? मुझे पीबीटी का एक बार के लिए फॉर्मूला बता सकते हो यार? पीबीटी का फॉर्मूला इनकम्स माइनस, अभी तक तो मैंने एप्रोप्रिएशन को सेट किया है ना। अब सोचो मुझे पी एंड एल वाला अकाउंटेंट क्या सौंप के गया था? प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन, यानी कि आफ्टर टैक्स। मैं वैसे आफ्टर टैक्स बोल रहा हूं, सही मायने में तो मुझे आफ्टर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन बोलना चाहिए ना। तो पी एंड एल वाला तो मुझे वो सौंप के गया। तो अभी तक मैंने वो 4 आइटम जो ठीक किए हैं, तो अभी तक तो मैं सिर्फ और सिर्फ पीबीटी तक पहुंचा हूं। इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं तो अभी यहां तक पहुंचा हूं नीचे से चलता हुआ। अब मुझे कहां तक अपनी गलतियां ठीक करनी है? सर पूरे पी एंड एल की, ऑब्वियस है। अब 7 एक्सपेंसेस की गलतियां ठीक करूंगा और ये वाले दोनों इनकम्स की गलतियां ठीक करूंगा, तब जाके मेरा आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक बोल रहा हूं मैं? एक बार फिर से बताओ मुझे कहां से कहां तक पहुंचना है? प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन से लेके ऊपर पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक। अभी तक मैंने कहां तक कवर अप कर लिया है? पीबीटी तक। अब पीबीटी से ऊपर चलना है तो आपको यह पता होना चाहिए पीबीटी तक हमने क्या क्या किया हुआ है। सारे इनकम को प्लस किया हुआ है, सारे एक्सपेंसेस को। तो अब इसमें से वही 2 इनकम या 2 एक्सपेंसेस को हटाओ। कौन कौन से? नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग। तो अगला मेरा फॉर्मेट जो बनता है, अब इसमें ऐड या लेस करो। सबसे पहले इसमें कह रहे हैं ऐड करो। सबसे पहले अब इसमें ऐड करो। पेपर में जब हम फॉर्मेट बनाएंगे ना, क्वेश्चन में हम ऐड और लेस का इकट्ठा बनाएंगे। कह रहे हैं ऐड कर दो अब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बताना नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे खर्चे जो पहले माइनस हो रखे हैं लेकिन वो क्रेडिट वाले थे। ऐसे खर्चे जो माइनस हो रखे हैं लेकिन वो क्रेडिट वाले थे। अच्छा जी, ये लॉजिक तो सारे टीचर समझा लेते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्यों यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम? क्योंकि ये ऑपरेटिंग के पार्ट नहीं है। अगर सच में इनमें खर्चा हुआ है तो फिर इनको इनके इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में डालना। देखते हैं कौन कौन से। बस ऊपर वाले जो 7 खर्चे थे ना, उसमें से जो भी बने, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, डिविडेंड पेड
इंटरेस्ट, वैसे तो डिविडेंड पेड तो ऊपर आ गया था, इंटरिम और प्रपोज्ड वाला। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड किसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, सोच के देखना। नहीं नहीं, इंटरेस्ट किसके ऊपर पे करते हैं? तूने क्या बोला था, मैंने सुना नहीं। लोन वगैरह पे, डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करते हैं। तो इंटरेस्ट पेमेंट करना क्या कंपनी का खर्चा है? इंटरेस्ट पेमेंट करना क्या कंपनी का खर्चा है? तो क्या पी एंड एल अकाउंट ने जो किया था फिर उसने गलत किया था? हम यहाँ पे क्यों हटा रहे हैं फिर इस इंटरेस्ट को? क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग है, ये फाइनेंसिंग खर्चे का पार्ट है, तो इसको यहां से उठाएंगे इंटरेस्ट पेड को, यहां से माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फाइनेंसिंग में जाएंगे। तो आप अपने फाइनेंसिंग में देखना इंटरेस्ट पेड माइनस कर रखा है, आना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट पेड ढूंढो कहीं पे। अब पता लग गया। अल्टीमेटली अब फिर से पूछूं, क्या इंटरेस्ट पेड का पूरे कैश फ्लो में कोई चेंज हुआ? ऊपर ऑपरेटिंग में प्लस कर दिया, नीचे फाइनेंसिंग में माइनस कर दिया, बस आपने एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। अच्छा आगे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट, जो ये लॉस है क्या ये पी एंड एल का सच में खर्चा है? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट पी एंड एल का सच में खर्चा है क्योंकि लॉस हुआ है, तो पी एंड एल ने लिख दिया था, लेकिन ये अल्टीमेटली किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग का। लेकिन इन्वेस्टिंग में तो हम नेट अमाउंट लिखते हैं, पैसा आ गया या चला गया, तो लॉस वाले को भी इसमें ऐड कर देना है। ये इन्वेस्टिंग में दोबारा नहीं जाएगा। पता है दोबारा क्यों नहीं जाएगा? 100 वाली चीज अगर आपने 120 में बेची तो आपने 120 को पूरा ऐड कर दिया, या 100 वाली चीज 80 में बेची तो आपने 80 को ले लिया। मतलब वो जो मेरे पास कैश आता है ना एसेट्स को बेच के, वो उसी में ही प्रॉफिट और लॉस इंक्लूड होता है। तो अल्टीमेटली दो जगह हो जाता है, बस हिडन रह जाता है वो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर कोई आपको मिलते हैं, राइट ऑफ किए हैं, उसको कैंसिल कर देना। कोई डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है, क्योंकि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो प्लस कर देना। कोई गुडविल पेटेंट राइट की एमोर्टाइजेशन है, ये डेप्रिसिएशन को ही बोलते हैं, ये नॉन कैश है, तो प्लस कर देना इसको। या इंक्रीज इन प्रोविजन, ये जब क्वेश्चन में आएगा तब बता दूंगा। ये सारे वो खर्चे हैं जो पी एंड एल अकाउंट ने माइनस किए थे, हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। या तो इनमें से कुछ खर्चे नॉन कैश वाले हैं जैसे डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, प्रोविजन में इंक्रीज होना। आप सोचो प्रोविजन में इंक्रीज होना क्यों खर्चा है? यार पहले मैंने सोचा मेरे बैड डेट्स होंगे 5,000 के, लेकिन मेरे बैड डेट्स शायद हो जाएं 6,000 के, तो मैंने कितने का और प्रोविजन बना लिया। आप रीवैल्यूएशन के चैप्टर के साथ इसको एकदम से कनेक्ट कर सकते हो। ये मेरा प्रोविजन है, रीवैल्यूएशन वाले चैप्टर में प्रोविजन किस तरफ आता है? डेबिट में आता है, याद है, एज अ खर्चा, एज अ लॉस। तो आपने इसको एज अ खर्चा या एज अ लॉस पी एंड एल अकाउंट में माइनस कर दिया, लॉस समझ के कि मेरा लॉस शायद बढ़ने वाला है। क्या ये प्रोविजन जो ऐड हुआ, प्रोविजन का मतलब होता है मेरे को लग रहा है, क्या सच में पैसा गया है? तो इसलिए आप इसको भी कैंसिल कर रहे हो कि अगर आपने कोई इंक्रीज इन प्रोविजन या कोई प्रोविजन बनाया था, प्रोविजन बनाने का मतलब होता है मेरा सोच शायद ये खर्चा हो जाए, लेकिन हुआ नहीं ना, तो इसलिए इसको कैंसिल करो। पी एंड एल अकाउंट माइनस कर देता है प्रोविजंस को, लेकिन सच में कैश जाता नहीं है, इसलिए हम उसको कैंसिल करके ऐड बैक कर देते हैं। मेरे अकॉर्डिंग सबसे मुश्किल पार्ट होता है यही वाला। बच्चों की जो पूरी गलती होगी पूरे कैश फ्लो में, यहां की ही कोई अमाउंट मिस होगी बस। तो अभी मैंने वो सातों खर्चों का क्या कर दिया, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग अलग कर दिया। पहले पी एंड एल पे आना, पी एंड एल में मैंने इन सातों खर्चों का क्या किया था, माइनस। उसमें कैश, नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग सब थे, तो मैंने अब क्या किया, इसमें से कुछ खर्चे हटा के क्या किया, या तो उसको फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग में डाल दिए, या कुछ नॉन कैश वाले थे इसलिए कैंसिल करके प्लस कर दिया। सेम ऐसे ही अगर इनकम्स हैं, अब सोच के देखना मेरे पी एंड एल अकाउंट में 2 इनकम थी, उसमें कुछ इनकम ना क्रेडिट इनकम जुड़ रखी हैं, क्या करूं? मेरी जो इनकम साइड थी आर एफ और अदर इनकम्स, उसमें समझ लो मेरी कोई क्रेडिट इनकम जुड़ रखी है, क्या पी एंड एल अकाउंट में ठीक था या गलत था? कैश फ्लो में क्या करूंगा मैं क्रेडिट इनकम को, तो इसलिए हम नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को क्या कर रहे हैं, माइनस। अगर आपके वो प्रॉफिट में जुड़ी हुई हैं तो उसको हटा के या तो उनको उनके घर पे भेजो, या फिर अगर बाय चांस वो क्रेडिट में है तो बस उसको हटा दो, कैंसिल कर दो। तो यानी कि नॉन कैश वाली जो आइटम होती है ना, उसकी ट्रीटमेंट एक ही जगह होती है, प्लस माइनस। यहां पे एक बार फिर से पूछ रहा हूं मैं, नॉन कैश मेरे पास क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल को मैं क्या करूं इस क्वेश्चन में? नहीं नहीं, पी एंड एल अकाउंट में ऐड हो रखी थी, अब क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा क्रेडिट सेल। क्यों? क्योंकि ये पी एंड एल अकाउंट में मेरे प्रॉफिट में एडिड है। अगर मेरे प्रॉफिट में एडिड है, कैश फ्लो में मैं क्या करूंगा, माइनस। अब मुझे देखना है ये क्यों मैंने माइनस किया, इसका रीजन बता सकते हो? क्योंकि ये
क्योंकि ये नॉन कैश इनकम है, नॉन कैश आइटम है। अब मुझे बताओ ये नॉन ऑपरेटिंग थोड़ी है, क्या मैं अब इसको कहीं पे इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में ऐड करूंगा क्या? अरे भाई कैसे ऐड कर सकता हूं, ये है ही नॉन कैश। तो बच्चों का एक डाउट ये भी रह जाता है कि सर जो नॉन ऑपरेटिंग है वो ऊपर तो आप ऐड कर रहे हो डिविडेंड और नीचे फाइनेंसिंग में माइनस कर रहे हो, उसकी तो आप दो ट्रीटमेंट कर रहे हो, डेप्रिसिएशन या क्रेडिट सेल की एक ट्रीटमेंट कर रहे हो। समझाया नहीं जा सकता, मतलब याद नहीं करवाया जा सकता। जो नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट है तो उसको ऑपरेटिंग से हटा के उसको उसके घर पे भेजना है इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में, इसलिए वो दो जगह हो रहा है। नॉन कैश वाला तो सिर्फ आप डिलीट कर रहे हो और वो नॉन कैश पूरे फॉर्मेट में कहीं आना भी नहीं चाहिए, इसलिए वो दूसरी जगह आता भी नहीं है। तो क्या ये याद कराई जा सकती हैं चीजें? नहीं, समझाई जा सकती हैं। तो देखो क्या क्या ये माइनस कर रहे हैं। अब एक बार के लिए मुझे एक रीजन बता दो, ये हम लेस क्यों कर रहे हैं इन आइटम्स को? मेरी बात सुन लो एक बार के लिए, आज के लिए सॉरी है अगर 5-7 मिनट आज की क्लास लेट हो जाएगी तो चला लेना, मैं दोनों सर को तीनों सर को मैसेज डाल दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे 3-4 महीनों का। तो अगर मेरे 3-4-5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएं, ट्राई करूंगा ना लगे, तो ज्यादा दिमाग पे बोझ मत लेना, ये बहुत जरूरी है वाइवा के हिसाब से भी, बोर्ड प्री बोर्ड के हिसाब से भी। अब मेरे को एक रीजन बता दो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को व्हाई आई एम डिडक्टिंग। क्योंकि वो ऊपर क्योंकि वो या तो नॉन कैश आइटम्स ऐड हो रखी हैं या नॉन ऑपरेटिंग, यहां से नॉन ऑपरेटिंग हटा के उनके अपने घर पे भेज देना फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग में। देखते हैं, कह रहे हैं आपको पी एंड एल अकाउंट में कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम मिला था, पी एंड एल अकाउंट में आपने ऐड कर रखा है। आप मुझे बता सकते हो ये इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम पी एंड एल अकाउंट में कहां पे एडेड है? इसको भी भाई कुछ आय चढ़ गया, क्रेडिट इनकम। कंपनी के पी एंड एल में डेबिट क्रेडिट होता ही नहीं है। तो ये मेरा इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड इनकम, ये मेरा दो तो हेड होते हैं आरएफओ, तो ये मेरा अदर इनकम में एडिड है ना? क्या अदर इनकम में एडिड है? ये मेरा पहली कैटेगरी क्या चल रही है, ऑपरेटिंग। क्या इंटरेस्ट मिलना डिविडेंड मिलना किस चीज का पार्ट होता है? ये मेरा पी एंड एल में अदर इनकम का। अगर मैं कैश फ्लो चैप्टर में देखूं, मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही तो मिल रहा है। मैंने किसी कंपनी में एफडी करा ली, किसी बैंक में एफडी करा ली, किसी कंपनी में शेयर खरीद लिए, इसको मैं क्या बोलूंगा? इन्वेस्टिंग। अगर मैंने कहीं पे एफडी कराई, किसी कंपनी के शेयर खरीदे, तो ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आना चाहिए ना फिर उससे रिलेटेड इनकम भी। अगर नहीं समझ में आ रहा, कल अगर आप शॉर्ट समरी देखोगे कैश फ्लो की, वहां पे लिखवाया था मैंने इंटरेस्ट रिसीव्ड डिविडेंड रिसीव्ड किसका पार्ट है, बोलोगे एक बार? तो हम यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम से इसी वजह से हटा रहे हैं ताकि इसको सही घर पे भेज सके। अब अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखो इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड लिखा हुआ है, अभी प्रूफ कर लेते हैं जी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये आ रहा है जी, ये देखो नंबर 4 पे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं है ये, जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है मुझे उसके ऊपर कुछ ना कुछ इनकम हुई है, तो फिर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखो ना। लेकिन आपने प्रॉफिट में लिखी हुई थी यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो इसलिए वहां से डिलीट करके उसको उसके घर पे लेके गए हैं। अगली आइटम बोलना ऐसे ही। हाँ अच्छा, यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है बिकॉज बिलोंग्स टू, अच्छा ये ना इसका रीजन लिखा हुआ है, ये माइनस का साइन नहीं होना चाहिए था, ये यहाँ पे एरो डाल देना, बिलोंग्स टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेम ऐसे ही प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये किस एक्टिविटी का पार्ट है? एसेट, इन्वेस्टिंग का, इसलिए यहां से हटाओ। डिक्रीज इन प्रोविजन, ऊपर इंक्रीज इन प्रोविजन था ना, डिक्रीज इन प्रोविजन का मतलब होता है सोच सोच में जैसे आपने सोचा था काश कैटरीना से शादी हो जाए, लेकिन शादी जैसे आप 25 साल के हुए, घर वालों ने दिखाई औकात, ओहो सोच सोच में कैटरीना कैफ डिलीट हो गई, ये वो चीज है। ये आपका प्रोविजन इस बार कम हुआ है, पहले आपके प्रोविजन बढ़ रहे थे, यहाँ पे प्रोविजन कम हुए हैं। तो लॉस कम होना मतलब एक तरह से प्रॉफिट होना। क्या ये सच में प्रॉफिट है यार? ये प्रोविजन है, ये सोच सोच में प्रॉफिट है जो आपने ऊपर पीएनएल में ऐड कर दिया था, कहते हटाओ। ठीक है जी। एक्रूड इंटरेस्ट, पी एंड एल अकाउंट में आपने एक्रूड इंटरेस्ट को ऐड कर दिया क्योंकि वो तो एक्रूअल बेसिस के हिसाब से चलता है। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? कमा लिया मिला नहीं, और भाई मिला नहीं तो क्या कैश फ्लो में आना चाहिए? सोच के देखना। तो इसलिए कह रहे हैं माइनस करो भैया। क्या एक्रूड इंटरेस्ट किसी और एक्टिविटी में जाएगा? सोच के देखना, क्योंकि ये नॉन कैश है ना, तो दूसरी एक्टिविटी में क्यों जाएगा? इसको सिर्फ माइनस ही करना है, ये माइनस है। पी एंड एल में इसको क्या कर रखा था? पी एंड एल में
क्यों? क्योंकि पी एंड एल कहता है भैया हम तो एक्रूअल बेसिस के हिसाब से चलते हैं, गवर्नमेंट ने हमारी जो ड्यूटी बांधी है वो एक्रूअल बेसिस के हिसाब से, तो यहाँ पे माइनस कर दो। ये जो अब निकल के आएगा प्लस माइनस करके, ये निकल के आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या निकल के आया है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। दोबारा से याद करो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वर्किंग कैपिटल हम बोलते हैं करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी को, यानी कि यहां तक जो आपने अभी छेड़खानियां की है ना, कहते अभी तो सिर्फ पी एंड एल सेट हुआ है कैश फ्लो का, बैलेंस शीट सेट करनी बाकी है भैया। सोच के देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल कितने पार्ट होते हैं? मोटे मोटे दो, पी एंड एल और बैलेंस शीट। ये सारा का सारा आपने पी एंड एल को देख लिया, मतलब उसका लेवल चेक कर लिया, भाई साहब पी एंड एल की सारी गलतियां सेट कर दी हमने। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ पी एंड एल होता है? नहीं, बैलेंस शीट भी होती है। अब बैलेंस शीट में जो जो आइटम्स हैं, सिर्फ वर्किंग कैपिटल वाली, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, उसको भी ठीक करो। सोच के देखो क्या ठीक हुआ अभी तक हमारा? पी एंड एल। अब बैलेंस शीट ठीक करनी है। कह रहे हैं अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कह रहे हैं अब एक काम करो, अब इसमें ऐड करो। अब ये हेडिंग देख लेना, इस पूरे क्वेश्चंस का, पूरे चैप्टर का सबसे बोरिंग पार्ट जो मुझे लगता है, यहां पे आके मैं थक जाता हूं, मतलब जब क्वेश्चन करूंगा, मतलब ये वाले क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगता। कह रहे हैं ठीक है, पसंद नापसंद का तो मैटर ही नहीं करता ना, पेपर लिखना कौन सा तुम्हें पसंद है, पढ़ना कौन सा पसंद है, पढ़ना पड़ता है, तो करंट एसेट और बैलेंस शीट भी करनी पड़ती है। कह रहे हैं ऐड कर दो डिक्रीज इन करंट एसेट को इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में तुम्हें समझा दिया गया है, बुक वालों ने बोला है, कहते हैं एफएस का चैप्टर करके आए हो, ये तो इस बुक का आखिरी चैप्टर है, पहले चैप्टर में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पढ़ के आए हो, तो हम आपसे आशा रखते हैं आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पता होंगी, लेकिन मुझे पता है तुम नालायकों को कहां ही पता होंगी। करंट एसेट जैसे कि इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, लूज टूल्स वगैरह वाली चीजें, ये सब चीजें डेटर्स हो गए। करंट लायबिलिटी इसका अपोजिट हो गया, क्या क्या होगी करंट लायबिलिटी? ट्रेड पेबल, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब हम ऐसे सोचते हैं कि कैश फ्लो में ऐड क्यों कर रहे हैं डिक्रीज इन करंट एसेट को? मेरी करंट एसेट कम हो रही है, कह रहे हैं भाई साहब कैश बढ़ा दो, चक्को। मैंने तो आपको हिंट में लैंग्वेज भी वही वाली यूज कर ली कि आप आंसर 1 मिनट में अपने आप निकाल लो। यस, देखा? अरे भाई साहब हर चीज का हल है आगम भैया। करंट एसेट हम एक बार के लिए एग्जांपल लेते हैं, स्टॉक, इससे थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, या आप ले लेना डेटर, बड़ी जल्दी समझ, डेटर ले लूं और भी जल्दी समझ में आएगा। उसने, आगम ने स्टॉक लिया था, मैं डेटर ले रहा हूं, क्या डेटर करंट एसेट होता है? पहले ये देखो, कह रहे हैं डेटर्स कम हो गए, भाई डेटर कम कब होंगे? जब उसने आपको आपके पैसे दे दिए, ठीक बोल रहा हूं मैं? तो करंट एसेट आप डेटर सोच लो, दूसरा सोच लो स्टॉक, स्टॉक आपका कम हो रहा है, बिक रहा है ना, पैसा आ रहा होगा, तो ये 2 पॉइंट समझ में आ गए। तो जब करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, मतलब भैया एसेट बिक रही है जिसके लिए तो हम बैठे हैं दुकान में, पैसा तो आ रहा है, तो कह रहे हैं कर दो ऐड। सर बात तो सही है। और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को भी कर दो ऐड। अब इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी कैसे ऐड हो सकती है यार? लोन लेना वैसे तो फाइनेंसिंग का पार्ट होता है, तुम्हारा लॉजिक काम कर जाएगा, लेकिन वो सही लॉजिक नहीं है। लॉजिक काम कर जाएगा कि अगर बैंक से लोन ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म लोन, पैसा आ ही रहा है ना, लेकिन लोन लेना तो फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। आप कोरिलेट कर सकते हो, लेकिन जाएगा फाइनेंसिंग में। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर को आपने पहले 10 रुपए देने थे, बाद में 25, क्रेडिटर बढ़ गए ना, तो क्रेडिटर बढ़ गए, लायबिलिटी बढ़ गई, तो इससे कैश कैसे आ रहा है? भाई साहब आपने स्टॉक खरीदा होगा, उस स्टॉक को बेच दोगे, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। चीज समझ में आ रही है? तो इसलिए ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ये समझ में आ गया? अब पेपर में क्वेश्चन में ना करंट एसेट और करंट लायबिलिटी 2 2 3 3 4 4 अलग अलग दी होंगी, सेम इसका जो अपोजिट होता है वो माइनस कर देना। कहते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट। अब हम स्टॉक सोचते हैं, मेरा स्टॉक बढ़ गया, सोचो स्टॉक बढ़ने से पैसा, यार ये डोर बंद करना सेंटर वाला। स्टॉक बढ़ने से, स्टॉक मेरा कब बढ़ता है बताना? खरीदेंगे, खरीदने से पैसा, तो इसलिए वो लेस में आ गया, इसलिए वो लेस में आ गया। और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स की अमाउंट है, क्रेडिटर्स की अमाउंट है 25 थी ना, 25 के बाद रह गई समझ लो 18। क्या बात समझ में आती है? मेरे क्रेडिटर 25 थे स्टार्टिंग में, उसके बाद रह गए 18, डिक्रीज हो गए ना। बताओ क्रेडिटर डिक्रीज होने की इंप्लीकेशन क्या गई होगी?
आपने उसको पैसे दे दिए ना, मतलब आपने उसके 7 रुपए वापस मोड़ दिए, बाकी रह गए 18, तो 7 रुपए गए, प्लस या माइनस? तो ये है इसके लॉजिक। ठीक है, क्या ऐड करना है? ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, लेस कर देना इसका अपोजिट, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। आप लोगों ने सिर्फ ऐड वाला याद करना है, अगली बार लेस वाला इसका अपोजिट लिख लिया करना। ऐड क्या करना है? डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। तो इसके बाद निकल के आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। पी एंड एल को भी निपटा दिया, 4 एप्रोप्रिएशन को भी निपटा दिया, बैलेंस शीट की करंट एसेट करंट लायबिलिटी भी निपटा दी। क्वेश्चन कह रहा है भैया रुको अभी हम जिंदा हैं, कैश फ्लो का ऑपरेटिंग अभी भी खत्म नहीं हुआ है। याद है अब टैक्स बचा के आए थे, हमने कहा था ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सबसे एंड में जो टैक्स की पेमेंट करेंगे ना, सबसे एंड में माइनस करेंगे, तो कर दो माइनस। ठीक, ये हुआ कैश फ्लो का ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिंपल, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बड़ा आसान है, जो पैसा आएगा प्लस कर देना, जो पैसा जाएगा माइनस कर देना। इसमें तो वो कैंसलेशन वाला पार्ट भी नहीं है, क्योंकि कैंसलेशन वाला पार्ट ऑपरेटिंग से हटा के तो इसमें डाला था भैया। तो इसमें क्या क्या प्लस होगा? एसेट बेची, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट बेची, इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, रेंट मिला, माइनस क्या होगा? अगर आपने इन्वेस्टमेंट परचेज करी, एसेट परचेज करी, खत्म। यानी कि यहाँ पे जो बेच रहे हो तो बेचने से पैसा आ रहा है। अगर आप बेचना दिमाग में रखोगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा। आप सोचो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, तो देखते हैं पहला, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पैसा आ रहा है कि जा रहा है? प्लस। सेल ऑफ एसेट या लैंड आ रहा है, परचेज ऑफ एसेट, इसके ऊपर अगर कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, आ रहा है तो पैसा प्लस, रेंट रिसीव, सेल ऑफ इंटेंजिबल, परचेज, खत्म हो गया, यही है। लेकिन जब सच में करेंगे तो इसके एक दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एसेट अकाउंट, मशीन अकाउंट। ऐसे ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी किससे रिलेटेड होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी लोन वगैरह से या फिर कैपिटल से। सबसे पहला शेयर कैपिटल इशू, प्लस शेयर कैपिटल इशू करेंगे तो पैसा कंपनी को आएगा, बैंक अकाउंट, डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। लोन टेकन, प्लस। यहां पे आपने अपने इमोशंस अगर संभाल लिए, आप क्वेश्चन पहली बार में सही कर जाओगे। लोन लेना, मेरा जो पहला इमोशन आता है वो एज अ लाइबिलिटी घूमता है, तो मैं उसको एज अ माइनस सोचता हूं। अरे दिखाऊंगा तुम्हें, कल परसों ही डेमो दिखाऊंगा, सर लोन टेकन को आपने प्लस क्यों कर दिया है। तो ये मैं लिख के पहले ही वीडियो रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं भैया, आपको डेमो दिखाऊंगा 1-2 दिनों के अंदर ही। तो लोन टेकन में हमने इमोशंस कंट्रोल करने हैं। सर हम यहाँ पे लिख लें? हाँ बेटा लिखोगे तो जल्दी याद रहेगा। इमोशंस कंट्रोल करने हैं, प्लस करना है। ठीक है जी, यहाँ पे हमने इमोशंस कंट्रोल करने हैं। सर किस पे? लोन वगैरह पे। डिबेंचर इशू, पैसा आएगा कि जाएगा? लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक ही तो होता है। अच्छा, अब ये वाले लोन्स के ऊपर या शेयर कैपिटल के ऊपर आप क्या देते हो? इंटरेस्ट या डिविडेंड? तो वो माइनस कर देना, क्योंकि हमने ऊपर ऑपरेटिंग में से प्लस कर दिया था कैंसिल करने के लिए। डिबेंचर रिडीम, डिबेंचर को पैसा वापस किया, प्लस या माइनस? लोन रीपेड, ये आ गया जी जो मैंने आज स्टार्टिंग की क्लास में कुछ गलत नहीं बोला था। बैंक ओवरड्राफ्ट, एक जमाना था जब कहते थे बैंक ओवरड्राफ्ट को करंट लाइबिलिटी में लेना है। सर करंट लाइबिलिटी जो भी नहीं करके थे, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, एक जमाने में बैंक ओवरड्राफ्ट को वहां लिया जाता था। आप भूल जाओ कि मैंने ये बात बताई है। सिंपली बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? फाइनेंसिंग, यानी कि ये लोन है तो लोन वाली सारी आइटम, चाहे शॉर्ट लोन हो चाहे बड़ा लोन हो, फाइनेंसिंग में प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ये आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर। जो जो प्लस होंगे माइनस, तीनों आ गए। ए का आंसर आ गया, बी का, सी का। ठीक है जी, ये बन गया मेरे पास, ए का आंसर आ गया, बी का, सी का। अब इन तीनों को आपस में निपटा लेना। अगर तो ये प्लस में आंसर आ गया तो नेट इंक्रीज हो गया। अगर ये तीनों का आंसर प्लस में आ गया, हम लिखते हैं जी एक बार के लिए, 1000 माइनस 200 प्लस 350। बताना जी कितना आ रहा है? 1150। तो नेट इंक्रीज हो गया। इसमें ऐड कर देना ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश समझ लो, ओपनिंग कैश हमारे पास है 200 रुपए। अब बताओ क्लोजिंग कैश, ये यहां तक खत्म करके आने। ये पेपर में गिवन होगा, ये पेपर में क्वेश्चन में गिवन होगा, ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश। 1 मिनट रुक जाओ भाई, मैंने कहा थोड़ी अभी 3 ही मिनट ऊपर हुए, कोई बात नहीं। तो जैसे ही मेरे तीनों एक्टिविटी हो जाती हैं, जैसे ही मेरी तीनों एक्टिविटी हो जाती हैं, इसके बाद क्या निकालना है? नेट इंक्रीज और डिक्रीज। जल्दी से मेरे को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में याद करता हूं कहां से क्वेश्चन शुरू हुआ था, जहां पे पी एंड एल अकाउंट छोड़ के गया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन ऐड करेंगे 4 चीजें,
प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, टैक्स मेड, कौन सा टैक्स, और चौथा था ट्रांसफर टू रिजर्व। फिर आ जाएगा पीबीटी, इसमें ऐड कर देना ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे लॉस, इंटरेस्ट वगैरह वाली चीजें, डेप्रिसिएशन, माइनस कर देंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। फिर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऐड कर देंगे डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस कर देंगे इसका अपोजिट, तो निकल के आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ये वाला लैंग्वेज हम बोलना भूल गए थे, तो क्या निकल के आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। फिर एंड में टैक्स का पेड माइनस कर देना, वो आ जाएगा कैश फ्लो। अगर तो आंसर प्लस में बच गया तो इसको लिखते होते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। अगर बाय चांस आंसर माइनस में लिखा आ गया तो लिखेंगे कैश फ्लो यूज्ड। प्लस में आ गया तो फ्रॉम लिखेंगे कि इतने से पैसा आया, अगर पैसा गया माइनस में तो फ्रॉम नहीं लिखना, फिर लिखेंगे यूज्ड। कल क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। ओके, टाटा बाय बाय।